सवाल में दिया है कि टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल्स, डायपोल जो हैं वो छोटे हैं, छुटकने हैं, डायपोल मोमेंट उनका पी आई कैप है और माइनस पी आई कैप है, आर सिचुएटेड एट 0 0 0 एंड r 0 0 रेस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट r by 2 कॉमा √3r by 2 कॉमा 0 इज इक्वल टू। तो हमें पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा। तो पोटेंशियल का नाम सुनते ही हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसी भी एक जनरल पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये मान लीजिए आपके पास डायपोल है इस डायरेक्शन में, इस डायपोल का एक्सिस जो है ये वाला है, डायपोल का सेंटर ये वाला है। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको निकालना है पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल जो है, अच्छा दिख भी नहीं रहा क्या, दिख ही नहीं रहा है। इस पॉइंट पर यदि आपको पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस डायपोल के सेंटर से मिलाना है और डायपोल के एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो थीटा कैलकुलेट करना है। तो हमें पोटेंशियल मिल जाता है यहाँ पे kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर हमें पोटेंशियल मिल जाता है। यदि ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाता है एक्सियल पोजीशन पे तो हम कह सकते हैं cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल हमें मिलता है kp बाय r स्क्वायर के बराबर। यदि ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर पहुंच जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जो है 0 के बराबर मिलने वाला है। और एक बात और बताऊं आपको, यदि एंगल 0 से 90 के बीच में है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलती है पोटेंशियल की। और यदि ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाए तो इसका मतलब एंगल जो मिलने वाला है वो ऑब्टूस एंगल मिलने वाला है और ऑब्टूस एंगल के लिए जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव हमें मिल जाएगा, एंगल जो है नेगेटिव हमें मिल जाएगा। तो हमें याद रखना है इसकी जो एरो की डायरेक्शन है वहां से एंगल को मेजर करना है और थीटा यदि अक्यूट है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, थीटा ऑब्टूस है तो नेगेटिव पोटेंशियल। अब इस सवाल पर आते हैं, पी आई कैप हमारे पास एक डायपोल है और माइनस पी आई कैप दूसरा डायपोल है। तो यहां पे मैं एक्सिस बना लेता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वाला पॉइंट है ओरिजिन, ये वाला पॉइंट है ओरिजिन 0, 0, ये वाला पॉइंट है r, 0, 0। यहां पर एक डायपोल रखा हुआ है और डायपोल जो है पी आई कैप है, यानी इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट p है और डायरेक्शन जो है आई कैप है। ऐसे हमने एरो बना दिया। यहां पर एक डायपोल है, वो उसका डायरेक्शन माइनस पी आई कैप, माइनस आई कैप है, तो डायपोल को बना देंगे ऐसे, डायपोल के बना देंगे ऐसे। एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट r by 2, √3r by 2 है, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं r by 2, √3r by 2 पर। एक पॉइंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है r by 2, √3 by 2 into r। अब हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। तो भाई पोटेंशियल निकालने के लिए मैं सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें थीटा चाहिए, तब जाके हम डायपोल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो मैं इसका एरो जो है, इस एरो की डायरेक्शन में और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल निकालूंगा कितना आएगा। तो भैया ये डिस्टेंस है r by 2, ये वाली डिस्टेंस कितनी है √3r by 2। तो r by 2 √3r by 2 ये कितना हो गया आपके पास, r के बराबर हो गया, ये हो गया आपके पास r के बराबर। और ये r है, ये r by 2 है, इसका मतलब ये 60 डिग्री एंगल हो गया। सिमिलरली यहां से मैं एरो की डायरेक्शन में एक लाइन बनाता हूं और एक पोजीशन वेक्टर यहां पे बनाता हूं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, सेम 60 डिग्री के बराबर होने वाला है। तो मैं इस वाले डायपोल के लिए यहां पर पोटेंशियल लिखूंगा kp बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, इंटू cos थीटा, cos 60 यानी कि 1/2। यहां का जो थीटा है वो 60 है, तो यहां की वजह से भी पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास kp बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है r के बराबर है, इंटू cos ऑफ 60 यानी कि 1/2। सो हाफ ऑफ kp बाय r स्क्वायर, हाफ ऑफ kp बाय r स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, kp बाय r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के बराबर पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल विल बी p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर विल बी आवर आंसर। p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर विल बी आवर आंसर। बात आई समझ में। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से एक टेस्ट जो है होने जा रहा है और टेस्ट जो है वो 23 जनवरी को होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स। इस टेस्ट से फायदा क्या है कि आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करके 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। कॉलेज ग्रांट जो है आपको मिलेगा 20 लाख तक का।
ये जो एग्जाम होने वाला है ये 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होने वाला है। टेस्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पे होगा और जो है आपको इसमें ढेर सारे एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको एनरोल करना है इस टेस्ट में अनअकैडमी प्रोडिजी में और कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। एनकेसी सर लाइव कोड का आपको इस्तेमाल यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे रिवॉर्ड्स के बारे में सुन लीजिए। रैंक 1 को मैकबुक एयर, रैंक 2 और 3 को आईफोन, रैंक 4 और 5 को एप्पल का आईपैड, रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन का इको डॉट जो है और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के गिफ्ट कार्ड जो है यहाँ पे मिलेंगे। और स्कॉलरशिप की बात करें, टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, 11 to 25 जिनका रैंक आएगा उनको 75% और अप टू 500 रैंक जिन बच्चों का आएगा उनको भी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई मेन 2022 के लिए होने जा रही है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो हैं पेपर्स होने वाले हैं और इस 16 जनवरी से स्टार्ट होगा और हर संडे 2 से लेकर 5 बजे तक ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आप देखिए कि एक तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है टेस्ट होने वाला है और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको टेस्ट में मिलेंगे वो टॉप एजुकेटर्स ने जो है वो बनाए हैं और वीडियो सॉल्यूशन जो है हर एक क्वेश्चन का पेपर के बाद आपको मिलेगा। डिटेल टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी सवाल करेंगे उस सवाल में कितने सवाल आपके गलत हुए और कौन कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, ये आपको रिपोर्ट जो है पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है और उसका सॉल्यूशन कि आप क्या कर सकते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए वो भी आपको बताया जाएगा। और जो 200 लर्नर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा 100% तक। आपको यहाँ पे बस एनरोल करना है, एनकेसी सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल करना है अनअकैडमी की वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है कि बैचेस जो हैं स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं दोनों बैचेस। अब इन बैचेस की बात करूं तो ये बैच जो है ये अर्ली बिगिनर्स के लिए है और क्लास 11th के बच्चे जो जेईई मेन और एडवांस 2023 को जो है टारगेट कर रहे हैं और ये आरंभ बैच है फॉर क्लास 11th जेईई मेन एंड एडवांस्ड जो 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं बच्चे। ये हमारे पास लास्ट मिनट का रिवीजन बैच है जो जेईई मेन 2022 को टारगेट करने वाले बच्चे उनके लिए है और एक क्रैश कोर्स बैच है जो जेईई मेन 2022 के लिए जो है टारगेट कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। इन सारे बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे और जो है बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सबसे लास्ट में है कि पेपर डिस्कशन सीरीज जो है स्टार्ट होने जा रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ऑफ जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो फरवरी जेईई मेन 2021 अटेम्प्ट का होने वाला है। अब ये 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और आपको जो है 2022 का जो प्रिपरेशन है वो आप जो है बहुत उसमें 4 चांद लगा सकते हैं यदि आप इसमें एनरोल करेंगे तो फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए। कोड यदि आपसे कोई पूछे तो एनकेसी सर लाइव जो है कोड आपको इस्तेमाल करना है। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है कि 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड are connected in a configuration to obtain an effective capacitance 10 by 11 microfarad. Which of the following combination will achieve the desired result? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से बताना है कि किसका इक्विवेलेंट 10 by 11 हमें मिलने वाला है। तो भाई 10 by 11 को देखते ही मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये ऊपर 10 है और नीचे 10 + 1 है। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा मेरा। तो 10 by 11 से ये मेरे दिमाग में आया ऑप्शंस को देखते हुए कि कुछ पैरेलल में है कुछ सीरीज में है। तो 10 × 1/10 + 1 ये कब हो सकता है कि जब हमारे पास 2 सीरीज में कैपेसिटर लगे हों, एक 10 माइक्रोफेरेड का और एक साथ में 1 माइक्रोफेरेड का, तब ऐसा आता है। तो यहाँ पे 10 हम बना सकते हैं कैसे कि 2 2 2 2 और 2 माइक्रोफेरेड के 5 कैपेसिटर लगा दिए और यहाँ पे साथ में हमने 2 माइक्रोफेरेड के 2 सीरीज में लगा दिए। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम 5 तो है पैरेलल में लगा दें और उनके साथ 2 सीरीज में लगा दें तो इक्विवेलेंट जो है 10 by 11 माइक्रोफेरेड के बराबर आ जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, बाकी सारे सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है 2 insulating plates are both uniformly charged in such a way that potential difference between them is V2 - V1 is equal to 20 वोल्ट। 2 प्लेट्स हैं, उनको चार्ज इस तरीके से किया जाता है कि उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 20 वोल्ट के बराबर है।
plate 2 is at higher potential. The plates are separated by 0.1 meter distance and can be treated as infinitely large. इन प्लेट्स को आप infinitely large प्लेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज उनके बीच में, इनफाइनाइट प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला के कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मानना है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट नंबर 1। प्लेट नंबर 1 जहां का पोटेंशियल कम है, तो कम पोटेंशियल वाली प्लेट पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है। तो बताइए उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो हिट करेगा प्लेट नंबर 2 को, यानी हायर पोटेंशियल वाली प्लेट को जब वो हिट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, स्पीड पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, स्पीड पूछा है कितनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि मैं मान लेता हूँ ये वाली जो प्लेट है उसका नाम है प्लेट नंबर 1 और यहाँ वाली जो प्लेट है उसका नाम है प्लेट नंबर 2। ये वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पर है, ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पर है, और एक इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से रिलीज किया जाएगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है बिकॉज उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल रीजन में होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट भागता है। तो यहाँ इसका वेलोसिटी 0 के बराबर है, यहाँ पे जब वो टकराता है तो मैं मान लेता हूँ उसका वेलोसिटी v हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हमें मिल जाती है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूँ चार्ज इंटू पोटेंशियल विच इज v1 is equal to final kinetic energy is half mv square plus final potential energy is charge into potential which is minus e into v2। इसको इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे v2 minus v1 into e is equal to half of mv square। तो भाई यहाँ पे v2 minus v1 आपको दिया है 20 के बराबर, e की वैल्यू आप जानते ही हैं, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है v स्क्वायर आपको निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन से आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल मैंने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया है। और भी तरीके से लगा सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लूज हो रही है यहाँ से यहाँ जाने पर और काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है कुछ ऐसा, A parallel plate capacitor is filled with an insulator। insulator का मतलब डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। And certain potential difference is applied to its plate। potential difference इस प्लेट के अक्रॉस लगाया जाता है, इसकी प्लेट्स के अक्रॉस लगाया जाता है। The energy stored in the capacitor is U। कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी U के बराबर आ जाती है। Now the capacitor is disconnected from the source and the insulator is pulled out of the capacitor। The work performed against the force in the electric field in pulling out the insulator is for you the dielectric constant for the insulator is equal to। तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है कितना होगा यदि उस डाइलेक्ट्रिक को निकालने पर जो वर्क होता है वो 4u के बराबर होता है। तो भाई पहले मैं यहाँ पे कैपेसिटर बना देता हूँ, कैपेसिटर है और कैपेसिटर दिख नहीं रहे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C के बराबर मान लेते हैं, बिकॉज इसमें इंसुलेटर भरा हुआ है तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा Kc के बराबर। इसको चार्ज किया जाता है एक बैटरी से, तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ CV स्क्वायर के बराबर, हाफ CV स्क्वायर। ये हमें U के बराबर दिया हुआ है, हाफ KCV स्क्वायर U के बराबर है हमें दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। बैटरी को करते हैं डिस्कनेक्ट, और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसकी प्लेट्स पर जो चार्ज है, इसकी प्लेट्स पर जो चार्ज है वो चार्ज फिक्स हो जाएगा। तो इस प्लेट पर चार्ज आता है KCV, इस प्लेट पर चार्ज है माइनस KCV, बिकॉज यहां पर भी चार्ज इतना था KCV माइनस KCV। तो हम डाइलेक्ट्रिक को निकालेंगे तो चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज चार्ज को फ्लो होने की जगह ही नहीं है। जब हमने इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया है, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज चार्ज को फ्लो होने की जगह नहीं है। यदि बैटरी को कनेक्ट करते हुए हम इस कैपेसिटर को, इस डाइलेक्ट्रिक को निकालते तो चार्ज चेंज हो जाता, लेकिन अब चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज अभी भी उतना ही है। अब कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को करने में, इसको निकालने में कितना हमें वर्क लगा है, हमें वर्क लगा है बेटा 4 × U के बराबर, वर्क जो है 4U के बराबर लगा है। तो हमें बताना है कि कितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
तो मैं यहाँ पे फाइनली बता देता हूँ, पहले निकाल लेता हूँ कि कितना एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड है अब। तो उसके लिए चार्ज हमें दिया है, कैपेसिटेंस हमें दिया है C के बराबर है, तो Q²/2C फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, KCV Q² डिवाइडेड बाई 2C। अब यहाँ पे KC नहीं लिखेंगे बिकॉज K जब आता है कैपेसिटेंस के साथ, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक फुली फिल्ड होता है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो यहाँ पे कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ C आने वाला है। तो भाई ये आपको मिल जाएगा K² C² V² डिवाइडेड बाई 2C। C से गया C, आपको मिल जाता है K² CV² डिवाइडेड बाई 2। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बची हुई है, यहाँ पर बची हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना है, 4U के बराबर आपको सवाल में दिया हुआ है। 4U के बराबर इसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 इंटू U। U जो है हमारे पास है हाफ KCV² इज इक्वल टू U फाइनल कितना है हमारे पास, K इंटू KCV² डिवाइडेड बाई 2, और माइनस में आएगा हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कितना है हमारे पास, हाफ ऑफ KCV²। तो यहां से भैया देखिए KCV² कैंसिल आउट हो जाता है। यहां आपको मिलता है 2, यहां आपको मिलता है K/2, सो 2 इज इक्वल टू K/2 यहां पे मिला, माइनस में आपको मिलता है यहां पे हाफ, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा आपको, 5/2 मिल जाता है इज इक्वल टू K/2। तो यहां से 2 से 2 चला गया, K की वैल्यू आपको मिल जाती है 5 के बराबर, K की वैल्यू मिल जाती है 5 के बराबर, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक बात समझ में आया। इसके बाद यहां देखते हैं सवाल में कि अ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन द फिगर। ये एक बैटरी है जिसका EMF हमें नहीं दिया है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड के बराबर है। ये वाला सर्किट अभी फंक्शन कर रहा है, ये वाला सर्किट अभी क्लोज नहीं हुआ है। द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी, कौन से कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो 2 माइक्रोफेरेड की स्टोर्ड एनर्जी का कितना परसेंटेज डिसिपेट हो जाएगा आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन नंबर 2। तो इस कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे, फिर इस स्विच को इधर फेर देंगे, तो ये चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड हो जाएंगे और फिर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और एनर्जी जो है वो लूज हो जाने वाली है। तो कह रहे हैं कि कितना परसेंटेज इसकी स्टोर्ड एनर्जी का डिसिपेट हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। डिसिपेट हो जाएगा यानी हीट की फॉर्म में निकल जाएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब क्योंकि परसेंटेज सिर्फ आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब बैटरी का जो यहाँ पे EMF है वो मैटर नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर बैटरी का EMF कुछ भी आप मान लीजिए जो आपका मन करे, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ बैटरी का EMF 10 वोल्ट के बराबर, 10 वोल्ट के बराबर में यहाँ पे EMF मान लेता हूँ। आप 10 मान लीजिए, 9 ले लीजिए, 7.5 ले लीजिए, कोई भी असर आंसर पर नहीं आने वाला है, बिकॉज हमसे सिर्फ परसेंटेज पूछा है ना। जैसे आप कहते हैं कि 96% मेरे मार्क्स आए, तो आपसे कोई नहीं पूछता कि पेपर जो है 80 का हुआ था, 100 का हुआ था, या 200 का हुआ था, या 700 का हुआ था। कोई आपसे नहीं पूछता है कि 96% का मतलब क्या है, बिकॉज वो परसेंटेज है, वो कैलकुलेट की गई है पर 100, तो कोई असर नहीं पड़ेगा कि टोटल कितना था और आए कितने थे। परसेंटेज से ही समझ में आ जाता है। तो 10 वोल्ट यहाँ पे बैटरी में मान लेता हूँ, तो ये बैटरी इसको चार्ज कर देगी और इस पर चार्ज आ जाएगा कितना, प्लस में 20 माइक्रोकूलम और यहाँ पे माइनस में 20 माइक्रोकूलम यहाँ पे चार्ज आ जाने वाला है। अब 20 माइक्रोकूलम यदि चार्ज आ गया तो मैं स्टोर्ड एनर्जी इसको मैं बता सकता हूं कितनी हो जाएगी स्टोर्ड एनर्जी, हाफ CV² से भी निकाल सकते हैं, हाफ CV²। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 100 जूल, 100 माइक्रो जूल जो है इसके पास स्टोर्ड एनर्जी हमें मिल जाती है इनिशियली। अब इस स्विच को यहां लगा देते हैं, तो हमारे पास मिलता है कुछ ऐसा सिचुएशन कि यहाँ पे पहले प्लस 20 माइक्रोकूलम था चार्ज, माइनस 20 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे एक अनचार्ज कैपेसिटर लगा हुआ है 8 माइक्रोफेरेड का। तो जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा, यहाँ से चार्ज जाना शुरू करेगा, यहाँ पे स्टोर होना शुरू होगा। मैं मान लेता हूँ कि फाइनली यहाँ पे 20 माइनस x चार्ज बचता है और यहाँ पर x चार्ज आ जाता है। तो चार्ज का ट्रांसफर तब रुकेगा, ये इक्विलिब्रियम में तब आ पाएंगे जब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे।
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा x अपॉन 8, 2 से गया है 4 बार, तो आ जाएगा आपके पास 80 माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स, यहाँ आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम। 16 माइक्रोकूलम जो है हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है, x यानी कि यहाँ से चार्ज कितना निकला है, कितना निकला है। तो भाई यहाँ पे 16 निकल गया तो यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज बचा है, और यहाँ पर चार्ज कितना बचा है 16 माइक्रोकूलम के बराबर। तो यहाँ स्टोर्ड एनर्जी मैं बता सकता हूँ कितनी होगी, क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c के बराबर, और यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी आपके पास, क्यू स्क्वायर बाई 2c 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c 8 16 से 16 चला गया, 2 4 से 4 चला गया, 4 और 16 कितना आ गया आपके पास 20 माइक्रोजूल के बराबर आ गया। तो भाई इनिशियल एनर्जी है 100 माइक्रोजूल, बाद में जो स्टोर हो चुकी है वो 20 माइक्रोजूल के बराबर है, तो एनर्जी जो हीट की फॉर्म में निकल चुकी है, तो मैं बता सकता हूं हीट कितना निकला होगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 माइक्रोजूल। तो भाई कितना परसेंटेज 80 माइक्रोजूल है 100 का, तो 80 अपॉन 100 इंटू 100 हमारा आंसर आ जाएगा 80%। 80% एनर्जी, अपनी स्टोर्ड एनर्जी का 80% वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देता है ये वाला कैपेसिटर, तो हमारा आंसर विल बी 80%।